राधे राधे। आपने पुराने एपिसोड्स नहीं सुने हो तो सब्सक्राइब करके सुन लें। एपिसोड 353 इंतज़ार पूरा हुआ। पार्टी में सभी रायज़ादा परिवार के साथ लोग मौजूद थे। अंश, सम्राट, रिहान, शौर्य और दीप गैस से मिल रहे थे। सोनल भी अपनी जेठानियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। इधर उसके सभी बच्चे यानी आयांश, सारांश, वंश, आद्या, सानवी, ख्वाहिश, आरवी, शिवाय एंड राउंड टेबल के पास बैठे स्नैक्स और पार्टी ड्रिंक्स का मज़ा ले रहे थे और बातें कर रहे थे। ख्वाहिश आयांश के गोद में बैठी थी और आयांश टेबल में रखे चॉकलेट के बाउल से उसे चॉकलेट निकाल कर दे रहा था। ख्वाहिश भले ही 17 साल की थी, लेकिन उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ ठीक से ना होने की वजह से वो बिल्कुल 12-13 साल की बच्ची की तरह दिखाई देती थी। इवन उसकी हरकतें भी वैसी ही थीं। वो खुशी खुशी चॉकलेट खाते हुए आयांश के गाल पर किस करके बोली, थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट। सारांश ने ये देखा और कहा, हाँ, जैसे हमारे पास तो करेले की महक आती है। छुटकी, तुम भूल गई, तुम जब छोटी सी थी तब मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाया करता था। ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि आयांश भाई ऐसा करने के लिए कहते थे आपसे, नहीं तो आप और वंश भाई तो हमेशा मेरे पीछे मुझे मारने के लिए भागते थे। उसने कहा तो सारांश ने उसे घूर कर देखा। उसने कहा, ये सिर्फ एक ही बार हुआ था क्योंकि तुमने मेरा और वंश का वीडियो गेम का रिमोट खा लिया था चॉकलेट समझ के। ख्वाहिश आयांश के गले लगते हुए बोली, भाई देखो ना, ये मुझे कैसे अपनी बंदर वाली आंखों से डरा रहे हैं। अब बारी थी आयांश के घूरने की। उसने सारांश को घूर कर देखा और कहा, सारांश। सारांश ने मुंह बनाते हुए अपने मन में कहा, तुम ख्वाहिश की बच्ची, तुम्हें बहुत में मजा चखाता हूँ। आद्या उसे देखते हुए बोली, तुम उसे अपने मन में मन कोसना बंद करो, मुझे तुम्हारी सोच यहाँ तक सुनाई दे रही है। अगर आयांश भाई को ये सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। सारांश ने अपने मुंह पर हाथ रखा और कहा, तू अपना मुंह बंद करेगी? अब भी मुंह खोलता है, तुझे पिटवाने की बात करता है। जब भी मुंह खोलेगा तो मुझे पिटवाने की बात करेगा, जब देखो जब। सानवी ने उन दोनों को देखा और हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी होती हैं सारांश भाई कि कोई भी आपको फीट कर चला जाए। सारांश उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोला, तुम चुप रहो चुड़ैल कहीं की, तुमसे बात ही कौन कर रहा है। वंश जो उनके बगल में बैठा था वो उसका हाथ नीचे करते हुए बोला, सारांश, तुमने अगली बार शीनू को इस नाम से बुलाया तो ये अच्छा नहीं होगा। सारांश ने कहा, भाई तू भी इसके साइड ले गया, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो ड्रामा करते हुए बोला, तुम्हारे लिए मोम से डांट खाऊं, तुम्हारे लिए काम करूं मैं, और तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो। कहते हुए वो आद्या के कंधे पर सर रखकर रोने की एक्टिंग करने लगा। तभी आरवी ने कहा, भाई आई थिंक आप गलत प्रोफेशन में आ गए हैं, आपको डॉक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए था। सारांश ने एक्साइटेड होते हुए कहा, है ना, मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ ना, पता नहीं लोग एक्टर को इतना बुरा क्यों समझते हैं। छुटकी एक तुम हो कि जो अपने भाई को समझती हो, वरना यहाँ सब मुझे मारने पीटने की बात करते रहते हैं। आरवी ने कहा, हाँ भाई, मैं आपके साइड हमेशा से हूँ। तभी शिवाय ने कहा, और मैं भी। सारांश उन दोनों को पास आया और पीछे से उन्हें एक साथ गले लगाते हुए बोला, मैं भी तुम दोनों के साथ हूँ, तुम दोनों ही तो मुझे यहाँ समझने वाले। उसने कहा ही था कि सानवी के गाल पर किस किया। उसके बाद वो शिवाय के गाल पर करने लगा और शिवाय ने मुंह बनाते हुए कहा, ये भाई अभी क्या कर रहे हैं, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। उसने कहा तो वो हंसने लगा और सारांश ने गुस्से से उसे घूरा। उसने कहा, छोटे, तूने भी अपने भाई को धोखा दे दिया। इसी तरह मस्ती मजाक करते हुए वे पार्टी एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद गेस्ट भी पार्टी से चले गए। अब बस वहाँ बचे थे तो सिर्फ घर के ही लोग। सम्राट ने सबसे कहा, चलो बच्चों, तुम सब भी सो जाओ। कुछ देर बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। सानवी और आद्या एक कमरे में, ख्वाहिश और आरवी दूसरे कमरे में, सारांश और शिवाय दूसरे कमरे में, और वंश का अलग कमरा था जहाँ वो किसी को भी नहीं जाने देता था। आयांश अपने कमरे में आया और कपड़े बदलकर बेड पर लेटा था।
तभी उसे याद आया उसने अपना फ़ोन आज शाम को उसके पास नहीं था। आयांश ने उसे देखा और फ़ोन अभी की अभी टेबल पर था। वो फ़ोन के पास आया और उसे उठाकर उसे देखने लगा। उसने कोई सारी नोटिफिकेशन थी, उनमें से सभी जो रिजेक्ट किया, लेकिन एक एसएमएस ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसमें लिखा था, सर वी फाउंड हर। एसएमएस को देखकर आयांश की मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखें जो थकान में वजह से बंद हो रही थी, उस एसएमएस को देखकर पूरी तरह से खुल गईं। उसने जल्दी से अपने लोगों को पास बुला के कहा। सामने किसी ने कहा, सर आई हैव सेंट यू हर एड्रेस एंड ऑल्सो सम फोटोज़। आयांश ने जल्दी से उसे ओपन किया। एड्रेस छत्तीसगढ़ का था। उसके साथ कुछ फ़ोटो भी थे जिसमें काली के खास आदमी अप्पू के साथ एक लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं आ रहा था। आयांश ने उसे जूम इन और आउट करके देखा, लेकिन वो उसे साफ नज़र नहीं आ रही थी। शिट, उसने कहा और फ़ोन को साइड से फेंक दिया, लेकिन फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। आयांश खिड़की के पास आया और एक सिगरेट जलाकर उसके कश लेते हुए बोला, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ले ही लिया। आखिर मैं आ रहा हूँ अपने डैड के रातों की नींद और दिन का सुकून जो तुमने छीना उसे वापस लेने के लिए। काली, फाइनली इतने सालों का इंतज़ार पूरा हुआ, उसने कहा और उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसके हाथों की वेन उभर आईं। कुछ देर बाद उसने सिगरेट को नीचे फेंका और उसे अपने स्लीपर से मसलने लगा। तो आप सुन रहे हैं काना, हमारे सबके काना चैनल से। सुबह का वक्त छत्तीसगढ़। रूहानी अपने काम पर जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसके आज हल्के नीले रंग का सूट पहना था और उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे। उसने दीवार पर टंगे छोटे से मिरर में खुद को देखा और एक काली बिंदी अपने माथे पर लगाते हुए बोली, माँ हम जा रहे हैं, शाम को मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखना, उसने कहा और अपनी दम तोड़ चुकी सैंडल पहनकर कमरे से बाहर निकली। तभी वो सामने से आ रहे अप्पू की पत्नी से टकरा गई। वो 2 कदम पीछे हट गई। अप्पू की पत्नी उसे गुस्से से घूर रही थी। आंखें हैं या बटन, देखकर नहीं चल सकती? रूहानी ने कहा, हमें माफ़ करना चाची जी, हमने आपको देखा नहीं। अप्पू की पत्नी का नाम सरिता था। उसने रूहानी के बाल पकड़े और कहा, देखोगी कैसे अपनी आंखों के सामने तेरी जुल्फ़ें जो लहर रही हैं, उसने कहा और उसके बाल को छोड़ दिया। उसने ऐसा करने से रूहानी के सर में तेज़ दर्द उठा। उसे लगा वो बेहोश हो जाएगी। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभाला और कहा, हमें माफ़ करना चाची जी, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है, उसने कहा और चली गई। 2 घर छोड़कर उसकी दोस्त साबी का घर था। साबी उसके घर के बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। उसे रूहानी को देखा और उसके पास आ गई। उसने अपने बैग से टिफ़िन निकाला और रूहानी को देते हुए कहा, ये ले, माँ ने भेजा है तेरे लिए। रूहानी ने खुश होते हुए कहा, हम जानते हैं तुम्हारी माँ हमसे तुमसे भी ज़्यादा प्यार करती हैं, इसलिए तो वो हर रोज़ वो हमारे लिए एक खाना भेजती हैं। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, जैसे कोई नया नया फूल खिलाओ। साबी उसकी मुस्कान के पीछे का दर्द देख चुकी थी। उसने कहा, तू जानती है माँ तेरे लिए खाना क्यों भेजती है? उसने कहा तो रूहानी की मुस्कान गायब हो गई और वो नीचे देखते हुए बोली, हाँ हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कोई हम पर तरस खाकर हम पर एहसान करे, उसने कहा और टिफ़िन साबी को वापस पकड़ाते हुए उसे आगे भाग गई। साबी उसे आवाज़ देते हुए बोली, रूही रुक यार, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ भाग रही है? देख तू नहीं रुकी तो मैं तेरा खाना अकेले खा जाऊंगी। रूही, लेकिन रूही नहीं रुकी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। राधे हम सबके राधे, काना हम सबके काना, राधे राधे। नेक्स्ट, रायज़ादा हवेली सोना सानवी के कमरे में उन्हें जगाने आई, क्योंकि उसे पता था उसकी ये छोटी बिना जगाए जाने वाली में से नहीं थी। उसने देखा सानवी उल्टा पुल्टा होकर सो रही थी और उसके पैरों की तरफ आद्या का सर था। वो दोनों बहुत अजीब हालत में सो रही थीं। सोना ने गहरी सांस ली और खिड़की के पास गई। उसने सारे पर्दे खोल दिए, जिससे कमरे में रोशनी भर गई। ऐसा होने से दोनों लड़कियों ने अपनी आंखें पर हाथ रख लिया और उल्टा होकर लेट गईं। सोना उनके पास आई और बोली,
तुम दोनों अभी भी नहीं उठी? उठो, सुबह के 8 बजे हैं और तुम दोनों अपने अभी गधे बेचकर सो रही हो। उसने कहा और सानवी के सर के ऊपर से कंबल खींच लिया। सानवी ने स्लीपी वॉइस में कहा, मम्मा सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। सोना उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर बिठाते हुए बोली, नहीं अभी अभी के अभी उठो, तुम्हारी दादी तुम्हें मिलना चाहती हैं। रात को नहीं मिली थी ना, उसने कहा और उसके पास बैठ गई। सानवी सोना को कसकर गले लगाते हुए बोली, यस मॉम, बस 2 मिनट, उसने कहा और आलस से अपनी आंखें बंद कर लीं। सोना उसके बिखरे बाल को उसके चेहरे से हटाते हुए बोली, प्यार से, नहीं बेटा, चलो अभी उठो, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं नीचे। सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, ठीक है मम्मा, प्लीज़ आप हमारे लिए कपड़े निकाल दो, हम फ्रेश होकर आते हैं। सोना ने उसके माथे पर किस किया तो सानवी वॉशरूम में चली गई। सोना ने आद्या को देखा जो अभी भी अपना मुंह तकिए में दबाए सो रही थी। वो उसे जगाते हुए बोली, आद्या बेटा उठो, देखो सारांश तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है बाइक रेसिंग के लिए, मैं जाना है ना। उसने कहा तो आद्या उठकर बैठ गई। वो नींद में के नशे में बोली, सारांश से कहो मैं अभी आती हूँ, वो गधा मुझे छोड़कर चला जाएगा नहीं तो। उसने कहा तो देखा सोना उसे अपने कमर पर हाथ रखकर खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उसने उसका कान पकड़कर कहा, रेसिंग पर जाना है, चलो हम लगवाते हैं तुम्हारा रेस, उसने कहा और उसे अपने साथ ले गई। इधर सारांश पूरे बेड पर पसर कर सो रहा था, शिवाय बेड के किनारे पर बैठा उसे घूर रहा था, क्योंकि उस बेचारे को सारांश ने सोने के लिए जगह ही नहीं दी। तभी ख्वाहिश और आरवी कमरे में आई और उन्हें जगाने के लिए आ गई। सारांश को ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे दोनों ने देखा और एक दूसरे को इशारा किया और वॉशरूम में चले गए। कुछ देर बाद वे दोनों एक बाल्टी भरकर पानी लाए और चुपके से शिवाय के पीछे खड़े होकर पूरा बकेट का पानी सारांश के ऊपर डाल दिया और बकेट शिवाय के हाथ में पकड़ाकर भाग गए। सारांश हड़बड़ाते हुए उठा, बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। तभी उसने देखा शिवाय अपने हाथ में बाल्टी लिए उसे हैरानी से देख रहा था। उसने कहा, इधर आ छोटे, तुमने मेरे ऊपर पानी डाला। शिवाय वहाँ से भागते हुए बोला, नहीं भाई, ये मैंने नहीं किया, ये तो आपकी प्यारी बहनों ने किया है, उसने कहा और कमरे से बाहर भागा। उसके पीछे सारांश भी भागा। घर के बड़े सभी हॉल में बैठे थे और लेडीज़ नाश्ता बना रही थी। उन दोनों को ऐसे टॉम एंड जेरी की तरह भागते देखकर सबने अपना सिर हिलाया, क्योंकि ये उनका रोज का काम था। अभी वे भाग ही रहे थे कि शिवाय सामने से आ रहे आयांश से टकराया। सारांश ने आयांश को देखा और अपनी जगह पर रुक लिया। आयांश ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहना था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसने सारांश को आंखें छोटी करके देखा और कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ? सारांश शिवाय के गले पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे ना शिवाय। शिवाय ने भी हाँ में सर हिलाया। आयांश ने दोनों को घूर कर देखा और सबके पास आकर गया। उसके पीछे ही एक नौकर उसका बड़ा सा बैग लेकर आया। आयांश ने उसे देखा और पूछा, तुम कहीं जा रहे हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? आयांश ने सर हाँ में हिलाया, यस डैड, एक बहुत बड़ी डील हाथ लगी है, बस फाइनल करने जा रहा हूँ, डील क्रैक करके आना, उसने कहा और आयांश के पीठ पर थपथपाया। तभी पीहू आयांश को आवाज़ देते हुए बोली, आयांश नाश्ता बन गया है, खाकर जाना। आयांश ने कहा, ओके बड़ी मॉम। वे सब नाश्ते के टेबल पर आ गए। एक एक करके सभी लोग वहां आ गए। वंश सबसे लास्ट में आया, वो भी मेन दरवाजे से रनिंग करते हुए। उसने अपने कान में हेडफोन लगाए थे और वो बिना किसी को देखे कमरे की तरफ भाग गया। अंश ने कहा, मेरे सभी बच्चे एक यही है जिसे सुबह जल्दी जागना पसंद है, वरना यहाँ सबके जागते हुए दोपहर हो जाती है। सानवी उसके पास आते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए, डैडा, यू मीन हम दोपहर को जागते हैं? अंश ने उसे क्यूट फेस को देखा और पिघलते हुए कहा, नहीं प्रिंसेस, मैं तो इन लड़कों की बात कर रहा था, तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो ना, उसने कहा और सानवी को अपने
प्लेट से नाश्ता कराने लगा। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबके कान्हा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 354 पहली मुलाकात। रायजादा परिवार में सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। सानवी नीलिमा के पास आकर उसके गले लगते हुए बोली, ग्रैंडमा आई एम सॉरी, हम रात में आपसे मिल नहीं पाए। नीलिमा उसके गाल को हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, आई मिस यू सो मच। कहकर उसने सानवी के माथे पर चूम लिया। सानवी ने उसके गाल पर चूमते हुए कहा, थैंक यू ग्रैंडमा, आई मिस यू टू। सब उसके हरकत पर मुस्कुराए। सभी लोग बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। ख्वाहिश ने अंश से कहा, बड़े पापा इस बार आप मुझे कहाँ घुमाने ले जा रहे हो? अंश ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसे खाना खिलाते हुए बोला, बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? बड़े पापा वहाँ तुम्हें ज़रूर ले जाएंगे। ख्वाहिश कुछ कहती उससे पहले सानवी ने कहा, आयांश भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आयांश खाते खाते रुक गया और सबको देखते हुए बोला, नो, मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं जा रहा, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। सानवी अपनी नीली आंखें टिमटिमाते हुए बोली, भाई प्लीज़ हमें भी अपने साथ ले चलो। आयांश ने उसे इग्नोर किया और टिश्यू से अपना मुंह साफ कर कुर्सी से खड़ा होते बोला, ओके गाइस मुझे अब जाना है, बाय। कहते हुए वो बाहर चला गया। सानवी ने कहा, भाई आप बहुत बुरे हो। तभी सारांश ने कहा, हाँ तुम यहाँ नहीं रहती हो थी ना, इसलिए तुम्हें भाई के मूड के बारे में ज़्यादा नहीं पता। जब वो पूरी तरह बिजनेस करने के मूड में आ जाते हैं तो डेविल बन जाते हैं। उन्हें अपने काम से किसी भी डिस्टरबेंस नहीं पसंद। सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हमें पता है, लेकिन हम 3 साल बाद इंडिया आए सिर्फ इसीलिए कि घर पर बैठे बोर ना हो जाएं। दिस इज़ नॉट फेयर डैडा। सोना ने कहा, हाँ तो किसने कहा था घर पर बैठकर बोर होने के लिए? अपने बड़े पापा के साथ ऑफिस जाओ काम सीखने, वहाँ तुम्हें सैलरी भी मिलेगी। सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप इतने अमीर हो फिर भी आपको हमारी सैलरी की पड़ी है? वंश वहाँ पर आते हुए बोला, बात ये नहीं है कि हमारे पास पैसा है, बात यह है कि हमारी सेल्फ इंडिपेंडेंस की। इसलिए तुम भी एक काम करना सीख जाओ, कहीं ऐसा ना हो तेरी शादी किसी गरीब से हो जाए और तुम दोनों सड़क पे बैठे भीख मांगोगे। सानवी ने चिढ़ते हुए कहा, ओह हेलो, हमें पता है यहाँ पर किस बारे में बात हो रही है। खुद तो कुछ करते नहीं, हमें आए समझाने वाले। हमें पता है हमें क्या करना है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। वंश ने उसे घूर कर देखा। सोना ने उसकी बहस के अपना सर हिलाया। यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सबके कान्हा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ होटल। रूहानी होटल में के रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी, जहाँ पर उसे कस्टमर को खाना सर्व करना आता था। उसके कपड़े बदलकर ब्लैक एंड वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन लिया रखा था। उसने अपने बालों को हाई पोनीटेल बना रखा था कि कंधे होने के बाद भी उसके कमर तक आ रहे थे, बंधे होने पर भी कमर तक आ रहे थे। रूहानी टेबल पर जाकर कस्टमर को खाना सर्व कर रही थी कि तभी होटल का मैनेजर वहां पर आकर अनाउंसमेंट करते हुए बोला, हमें माफ़ करना, एक इमरजेंसी के चलते इस होटल को अभी बंद करने का ऑर्डर दिया गया है, इसलिए आप सब प्लीज़ 1 घंटे में इस जगह को खाली कर दें। आपको जितना नुकसान हो रहा है उसकी होटल 2 गुनी भरपाई होटल करेगा। धन्यवाद। उसके अनाउंसमेंट सुनकर सब हैरान हो गए, खास करके रूहानी और सावी, क्योंकि उनके पास इस होटल के अलावा काम करने का कोई और रास्ता नहीं था। मैनेजर वहाँ से जा रहा था। रूहानी और सानवी उसे रोकते हुए भागकर उसके पास आ गए। वो दोनों ने से कहा, सर ये होटल बंद क्यों हो रहा है? सर इसे बंद मत करो, हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ यही एक जगह है, अगर ये बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? मैनेजर ने कहा, रूहानी मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत कैसी है, लेकिन इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। होटल के मालिक ने इस जगह को 50 करोड़ में किसी को बेच दिया है और उसका नया मालिक यहाँ रहने आ रहा है, इसीलिए होटल उसे खाली करवाने का ऑर्डर ऊपर से मिला था, क्योंकि आज ही यहाँ के नए मालिक आ रहे हैं। सॉरी बेटा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, उसने कहा और रूहानी के कंधे पर थपकी देते हुए वहाँ से चला गया। रूहानी ने ये सुना और उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो
उसकी दोस्त के गले लगकर बोली, सावी, अगर हमारे पास काम नहीं होगा तो अप्पू चाचा जी हमें हमारी माँ को घर से निकाल देंगे। अब हम क्या करें सावी? सावी ने उसकी पीठ को सहलाया और कहा, हम कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे रूही, तुम शांत हो जाओ। रूहानी ने कहा, लेकिन हमें इतना जल्दी काम कौन देगा? हमें तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। सावी ने कहा, तो क्या हम इस होटल के नए मालिक से बात करें? अगर उन्हें हमें काम पर दोबारा रख लिया तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। रूहानी ने यह सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ऐसा क्या हो सकता है? सावी ने हाँ में सिर हिलाया और रूहानी का हाथ पकड़ लिया। तभी रूहानी दर्द से चीखी, आहा! सावी ने उसके हाथ को देखा। कल रात अप्पू ने जिस तरह उसे छड़ी से मारा था, उसके हाथ में छाले पड़ गए थे। सावी ने फिक्र करते हुए कहा, ये क्या है? तुझे फिर से मार पड़ी? रूहानी अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, क्या फ़र्क पड़ता है? आज अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारा काम हमारे हाथ से चला गया तो फिर वो गुस्सा होंगे। सावी ने उसके हाथ पकड़ा और उसे कहीं ले जाते हुए बोली, चल मेरे साथ, हम तेरे लिए दवाई लेते हैं। वे दोनों अपने अपने कपड़े बदलकर होटल से बाहर आ गए। होटल के पास में ही एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छांव में रूहानी बैठ गई थी। सावी रूहानी को छोड़कर दवाई लेने के पास में ही मेडिकल स्टोर में चली गई। इधर आयाश की जेट एयरपोर्ट पर लैंड हुई। आयाश उससे बाहर आया। उसके लिए सामने की 4 ब्लैक कार्स खड़ी थी जो देखने में बहुत ही लग्जरियस थी। अंश ने अपने आंखों में गॉगल्स चढ़ाए और एक कार में आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कार लोकेशन की तरफ मोड़ दी। आयांश ने किसी को कॉल किया और बोला, हाँ मैं पहुंच चुका हूँ, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? सामने से किसी ने कहा, सर यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। अप्पू के साथ 2 लड़कियाँ रहती हैं, हमें नहीं पता उनमें से कौन सी काली की बेटी है। आयांश ने गुस्से में कहा, तो तुम लोग इतने दिनों से क्या कर रहे हो बेवकूफ़? अब तक एक लड़की का पता नहीं लगा पाई, उसने कहा। और सामने से किसी ने डरते हुए कहा, सॉरी सर, मैं शाम तक आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, उसने कहा। तो आयांश ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। उसने अपने स्लीव्स को रोल किया और खिड़की से बाहर देखने लगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन। और नेक्स्ट, इधर सानवी ने रूहानी की चोट पर दवाई लगा दी। वो अपनी माँ के भेजवाए खाने को रूहानी को खिला रही थी। रूहानी ने कहा, सच में तुम्हारी माँ के हाथ में जादू है, तभी तो हमारा पेट उनके हाथ के खाने से कभी नहीं बढ़ता। सावी कुछ कहती उससे पहले ही उन दोनों ने नज़र सामने आ रही 4 ब्लैक कार्स पर पड़ी। दोनों ने देखा वो होटल के तरफ जा रही थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, नहीं मालिक, रूहानी ने कहा, चल कर बात करते हैं। और वो उठकर उस की तरफ भागी। कार्स होटल कैंपस के अंदर चली गई। रूहानी भी उसके पीछे भागी, लेकिन उन कार्स के पीछे वाली कार में कोई गार्ड्स जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने थे वह बाहर आए। उन्होंने रूहानी को उनके तरफ आते देखा तो जल्दी से उनके सामने आकर खड़े हो गए। रूहानी ने उन्हें देखा और एक पल के लिए डर गई और उसने हिम्मत करके बोला, हम इस होटल के नए मालिक से बात करने हैं, बस 2 मिनट। गार्ड्स ने कहा, नहीं, तुम हमारे बॉस से नहीं मिल सकती, जाओ यहाँ से। ये कहकर उन्होंने रूहानी को गेट से बाहर धक्का दे दिया। उसने ऐसा करने से रूहानी ज़मीन पर गिर गई और उसके कोहनी पर चोट लग गई। उसने मुंह से चीख निकली, आह! उसने अपनी कोहनी को देखा जहाँ पर खून निकल रहा था और वो पलटकर उस गार्डन को देखने लगी। तभी उसकी नज़र गार्ड्स के पीछे एक हैंडसम लड़के पर पड़ी जो कार से बाहर आ रहा था। वो देखने में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उस लड़के ने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा और होटल के अंदर चला गया। रूहानी अपनी सारी उम्मीद हारते हुए उसे जाते देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें आंसू से भर गई थीं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कान्हा हम सब के कान्हा। नेक्स्ट, तभी सावी उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, रूही तू ठीक है? रूहानी ने कुछ नहीं कहा और उस पेड़ के पास आकर बैठ गई। सावी ने वो शांत देखा तो
उसके पास बैठ गई। रूहानी ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और सुबकते हुए बोली, सब खत्म हो गया। चाचा जी को पता चला तो हमने हमारा काम खो दिया तो वो हमें घर से निकाल देंगे। हम क्या करें सावी, हम अपनी माँ को लेकर कहाँ जाएं? ये कहते हुए वो रोने लगी। इधर आयाश होटल के बड़े कमरे में आया। कमरा एकदम साफ था। कमरे का सामान ज़्यादा महंगा नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर लकड़ी का आर्ट वर्क किए हुए था। आयाश फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलकर बालकनी में आ गया, जहाँ वे वाटरफॉल का खतरनाक लेकिन खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। उसे अपने अंदर एक नए एक्साइटमेंट का एहसास हो रहा था। उसका इतने सालों का इंतज़ार जो पूरा होने वाला था। वो अभी देख ही रहा था कि उसकी नज़र वाटरफॉल जहाँ से होती है वहाँ पर एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की काफ़ी दूर थी, लेकिन आयाश देख पा रहा था कि वो वाटरफॉल की तरफ बढ़ रही है। आयाश की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपने फ़ोन को देखा ताकि वो गार्ड्स को कॉल कर सके। मेरा फ़ोन, शिट, मेरा फ़ोन कहाँ है? उसने फ़ोन को ना पाकर वो सीधा कमरे से बाहर भागा। कमरे के बाहर गार्ड्स खड़े थे जो आयाश को भागता देख उसके पीछे चले गए। आयाश जल्दी से होटल गेट से बाहर आया और वाटरफॉल की तरफ भागा, जहाँ पर वो लड़की झरने से कुछ ही कदम दूर थी। आयाश ने देखा वो बस किनारे पर ही पहुँच गई थी। आयाश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ झटके से खींच लिया। झटका इतना तेज था कि दोनों ही संभल नहीं पाए और जमीन पर गिर गए। आयाश उस लड़की के नीचे था और लड़की उसके ऊपर। आयाश ने देखा कि लड़की अपनी आंखें कसकर बंद किए उसे लिपट गई थी। उसका चेहरा आयाश के चेहरे से एकदम पास था, इतना कि आयाश बता सकता था कि उस लड़की के चेहरे पर एक भी दाग नहीं थे। वो बहुत प्यारी और मासूम थी। आयाश को पता नहीं चला वो कब उसे देखता रहा। फिर उसने आपको हाथ उस लड़की के कमर से लिपट गए। अब उस लड़की को उसके कमर पर किसी के हाथ महसूस हुआ तो उसने झट से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र आयाश की नज़रों से मिली। वो उसकी काली गहरी आंखों में खो गई। वे दोनों एक दूसरे की आंखों को देखने लगे। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में घुलने लगी। उस लड़की ने अपना हाथ आयाश के सीने पर रखा और जिसके वो उसके तेज हार्ट बीट को महसूस कर रही थी। आयाश भी महसूस कर पा रहा था कि वो लड़की कितनी घबराई हुई थी। तभी अभी एक दूसरे को देख ही रहे थे कि सावी जोर से चिल्लाई, रूही, रूही। आप सुन रहे हैं कान्हा हम सब के कान्हा, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर लिसनिंग। सभी छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान।